इसमें 11-12 क्वेश्चन हैं और ये सभी पर्यावरण और पर्यावरण की सुरक्षा से लिए गए हैं और कहीं ना कहीं ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, किसी न किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह, पृथ्वी की चारों गैस विद्यमान है उसे क्या कहते हैं? भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल। तो सबसे इजी है वायुमंडल। पृथ्वी के आसपास जो गैस का चैम्बर बना हुआ है उसे वायुमंडल। नेक्स्ट, इस व्याख्या में पृथ्वी के परितल विद्यमान गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैस भी पाई जाती हैं वायुमंडल में। नेक्स्ट, वायु एक है, मतलब वायु क्या है? यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है या विद्युत अपघट्य है? तो इसमें यौगिक होता है, एक अनुपात में जो चीजें मिली होती हैं उसे यौगिक कहते हैं। जैसे पानी यौगिक है, पानी H2O, तो H हाइड्रोजन है 2 अणु और O का एक मिलकर बनता है पानी। तो पानी का एक निश्चित अनुपात है, इसे बोलेंगे यौगिक। वायु में किसी कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, किसी गैस की मात्रा अधिक है, किसी की कम है, सभी गैसों का एक मिक्सचर बना हुआ है, तो इसे मिश्रण बोलेंगे। वायु एक मिश्रण है। तो इसमें मिश्रण, इसकी व्याख्या देखें। मिश्रण ऐसे पदार्थ हो जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी अनुपात में, विशेष ध्यान देने वाली बात है कि किसी निश्चित अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है और जो गैसों का यही मिश्रण वायुमंडल कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? ये सभी नोबल गैसें, हीलियम, आर्गन, रेडॉन, नियॉन, ये सभी नोबल गैसें हैं और इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती? तो हीलियम भी पाई जाती है, आर्गन भी पाई जाती है, नियॉन भी पाई जाती है, लेकिन ये रेडॉन गैस नहीं पाई जाती। इसमें रेडॉन एक रेडियो एक्टिव नोबल गैस है जो भूकंप आने के आसपास निकलती है। वैसे शुष्क वायु में इसकी मात्रा नगण्य होती है, ये भूकंप आता है उससे पहले इसका रिलीज होती है रेडॉन गैस। नेक्स्ट, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 21%, 27, 50, 78। तो इसमें 78% शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। जैसे ये पूरा आंकड़ा दिया हुआ है। नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 21% लगभग, आर्गन 1% से कम है 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 या 4 के करीब पहुंच गई है। अब तो ये 0.04, नियॉन की मात्रा इतनी है, हीलियम, क्रिप्टन
हाइड्रोजन और जिनॉन। तो उसमें हीलियम की मात्रा नाइट्रोजन से अधिक है। इसे याद रखने की ट्रिक है, नोआको जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन, नो ऑक्सीजन, ए से आर्गन, नोवाको CO2, नी से नहीं, नोवाको नहीं किया हाइजिन। ये ट्रिक है याद रखने की, नोवाको नहीं, न से नियोन, ही से हीलियम, नहीं किया से क्रिप्टन, नहीं किया हाइजिन, हाइड और जेनॉन। नोवाको नहीं किया हाइजिन। तो ये सभी एक सीक्वेंस है, याद रखने की ट्रिक है, नोवाको नहीं किया हाइजिन। नेक्स्ट, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? ये फिर से वही नाइट्रोजन का होगा, 78% के करीब है। नेक्स्ट, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन सी है? नाइट्रोजन, 78% है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? अगर ऐसा हो जाए, कभी पेड़ पौधा समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? CO2, नाइट्रोजन, जलवाष्प, ऑक्सीजन। तो पेड़ पौधे क्या फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो जब पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे तो CO2 की मात्रा बढ़ेगी और कमी किस में आएगी? ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन में आंसर हुआ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कमी आएगी जब पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे। तो इसी व्याख्या है ये। नेक्स्ट, कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, सौर का अवशोषण, वायु का प्रदूषण, ऑक्सीजन की विमुक्ति। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, CO2 H2O पानी के साथ मिलकर ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट। और सौर का अवशोषण, ये ग्रीन मफलर, पेड़ पौधे रोड के सहारे जो भी ग्रीन पट्टी बनाई जाती है जिसका एक विशेष कारण होता है सौर का अवशोषण। तो इन पेड़ पौधों को क्या बोला जाता है? ग्रीन मफलर। ऑक्सीजन की विमुक्ति तो होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। इसका आंसर होगा वायु का प्रदूषण। पेड़ पौधे कभी वायु को प्रदूषित नहीं करते। नेक्स्ट, ग्रीन मफलर, यानी ग्रीन मफलर कहा जाता है पेड़ पौधों को प्रदूषण से बचाने के लिए, ध्वनि प्रदूषण से बचाने के लिए। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुछ ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है। इस क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि पृथ्वी पर जितनी वायुमंडल है उसमें कुल ऑक्सीजन में जो अमेजन के वन है, अमेजन के वन, ये कहां पर है? ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में, जिन्हें सेलवास बोला जाता है, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी बोला जाता है। तो वहां से कितनी ऑक्सीजन जनरेट होती है अमेजन वनों से? 40%, 50%, 70% या 20%? तो इसमें 20% होती है। आंसर 20%। ऑक्सीजन लगभग 20% अमेजन वन के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पादन होता है। अमेजन वन को क्या कहते हैं? ग्रह का, पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा भी कहा जाता है। और सबसे घने विषुवत रेखीय क्षेत्र में सबसे घने वन है ये अमेजन के वन, इन्हें सेलवास बोला जाता है।
नेक्स्ट, पर्यावरण अपकर्षण से अभिप्राय है। पर्यावरण का अपकर्षण से क्या मतलब है? पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। अपकर्षण मतलब होता है पर्यावरण की क्वालिटी में गिरावट, जो पर्यावरण में जो निश्चित मानक हैं उनमें असंतुलित होना, अवांछित तत्वों का उसमें आना, पोल्यूटेंट प्रदूषकों का उसमें आना। तो जैसे पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, निम्नीकरण होता है उसका मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है पर्यावरण पर, और पारिस्थितिक विभिन्नता के परिणामस्वरूप असंतुलन, पारिस्थितिक असंतुलन, ये तीनों चीजें आती हैं पर्यावरण अपकर्षण में। तो उपयुक्त सभी। इसमें व्याख्या में प्राकृतिक आवास का विनाश होता है, जैव विविधता की हानि, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, तो ये सभी पर्यावरण अपकर्षण में आते हैं। अपक्षय विचार संबंधित है। अपक्षय क्या है ये पूछा है। अपक्षय क्या है? पृथक हुए पदार्थों का संग्रहण, मौसम के दैनिक परिवर्तन, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। तो आंसर होगा सी। प्राकृतिक क्रियाओं से चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना, बिखरना, तो कई तरीके से होता है, भौतिक तरीके से, रासायनिक तरीके से और जैविक। भौतिक तरीके से जैसे कि दिन में गर्मी का पड़ना और रात में जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो उसका शीतलन होना, इस क्रिया से चट्टानों में कमजोर होने लगती हैं, तो अवपत्रण की क्रिया होने लगती है। रासायनिक के द्वारा जैसे कि अम्ल वर्षा के द्वारा चट्टानों का पड़ना, और जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये भी एक अपक्षय का ही उदाहरण है। इसके अलावा जैविक क्रियाओं, पशु पक्षियों के द्वारा चढ़ने से उससे चट्टानें कमजोर होती हैं। चट्टानें टूट फूटकर क्रिया है, टूट फूट क्रिया है। चट्टानें विघटन तथा वियोजन, ढीली पड़कर टूट जाती हैं या बिखर जाती हैं। नेक्स्ट, निम्न में किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग। तो इसमें किसका है? अब इसमें ये सभी पर्यावरण सुरक्षा से में आते हैं, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से देखा जाए तो गरीबी कम करना, ये इसमें अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग, इस पॉलीथीन की जगह पे कागज का यूज, तो ये सभी पर्यावरण सुरक्षा में आते हैं, गरीबी को हटाकर। व्याख्या में धारणीय विकास में कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरण सुरक्षा के लिए सकारात्मक पहलू है। वातानुकूलन का पर्यावरण सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंधित है, जबकि गरीबी कम करने के से पर्यावरण पर नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण पर से अप्रत्यक्ष संबंध है, जब धारणीय विकास, कागज के थैले, इनका प्रत्यक्ष संबंध है। तो ये हुए आज के 12 क्वेश्चन पर्यावरण की सुरक्षा से। नेक्स्ट वीडियो में सतत विकास से क्वेश्चन देखे जाएंगे। आपको ये सब ठीक लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और करें। थैंक यू।